गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये बीएससी पार्ट 3 के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट जो यूनिट है इससे हमने लिया है। इसका हमने एक लेक्चर पहले भी डिस्कस किया था और हमारी जो ये फर्स्ट यूनिट है ये बेसिकली डाइजेशन, पाचन की कार्य की से संबंधित है। तो कल हमने डिस्कस किया था जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आहार नाल जो है इसकी एनाटॉमी के बारे में, आंतरिक आकारिकी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है या जो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल है, इसकी शुरुआत माउथ यानी मुख से होती है और मुख जो है, माउथ है, वो पीछे की ओर एक नैरो चैम्बर, एक नैरो कैविटी के अंदर ओपन हो जाता है। इस नैरो चैम्बर को या जो ये नैरो कैविटी है इसे ओरल कैविटी, बकल कैविटी, हिंदी में इसे मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम बेसिकली आज के लेक्चर में ओरल कैविटी या बकल कैविटी, मुख गुहा के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन डाइजेशन के पर्पज से करेंगे। तो माउथ पीछे की ओर जिस नैरो चैम्बर में ओपन होता है उसे ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जाना जाता है। मैं बकल कैविटी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करूं तो उससे पहले एक चीज हम क्लियर कर लें कि कल हमने डिस्कस किया था कि जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है, फूड का डाइजेशन होता है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि एक तो है उसका मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें हम कोई एंजाइम नहीं लेते और बड़े साइज के जो फूड पार्टिकल्स हैं इनको स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, उसकी मिक्सिंग करते हैं, तो उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और जो फूड का दूसरा प्रकार का डाइजेशन है उसे केमिकल डाइजेशन, उसमें हम कई प्रकार के एंजाइम्स यूज में लेते हैं और वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था ओरल कैविटी की, बकल कैविटी की। तो ओरल कैविटी में और जो बकल कैविटी है इसमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो मैकेनिकल प्रकार की भी है और केमिकल प्रकार की भी है। यानी मुख गुहा में भौतिक और रासायनिक
दोनों प्रकार का पाचन होता है। ओके, तो शुरू करते हैं बकल कैविटी में क्या क्या संरचनाएं हैं उससे। नंबर 1, बकल कैविटी में जो संरचना पहले नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं उस संरचना का नाम है पैलेटाइन। हिंदी में पैलेटाइन के लिए तालु शब्द प्रयोग में आता है। अगर आप अपनी टंग को, जीभ को ऊपर की ओर टच करवाते हैं तो ये पूरी संरचना यानी मुख गुहा की जो छत है, रूफ है, वो तालु नामक संरचना कहलाती है, पैलेटाइन है। तो जब आप टंग को टच करते हैं वहां तो देखते हो कि पैलेटाइन का जो अगला हिस्सा है वो हार्ड, कठोर है, तो उसे हार्ड पैलेटाइन ये नाम दिया गया। जबकि पैलेटाइन का जो पीछे वाला हिस्सा है वो सॉफ्ट पैलेटाइन, कोमल तालु कहलाता है। नंबर 2, दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है टंग, जीभ। हमारी बकल कैविटी में जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे वो टंग है, जीभ है। तो जो जीभ है वो 2 इंपॉर्टेंट काम करती है। पहला कि जीभ की स्ट्रक्चर को हम देखें तो वहां हमें कुछ छोटे छोटे पेपिला, कुछ उभार दिखाई देते हैं। तो टंग की सतह पर जो ये छोटे छोटे पेपिला हमें दिखते हैं ये स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स हैं। और जीभ की जो ये टेस्ट बड्स हैं, स्वाद कलिकाएं हैं, इन्हीं की सहायता से हम भोजन के स्वाद, टेस्ट की पहचान कर सकते हैं। तो पहला काम हो गया जीभ का कि जीभ की जो स्वाद कलिकाएं हैं वो भोजन की स्वाद की पहचान में सहायता करती हैं। एक हो गया। नंबर 2, जीभ है वो मिक्सिंग, भोजन जो मुख गुहा में है उसकी मिक्सिंग में भी टंग हेल्प करती है। अब बात करते हैं टेस्ट बड्स की। तो हम क्या देखते हैं कि जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ मीठे स्वाद के लिए, स्वीट टेस्ट के लिए है, कुछ बिटर, कड़वे स्वाद के लिए हैं, और कुछ खट्टे स्वाद के लिए होती है। तो जीभ पर इन स्वाद कलिकाओं का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण समान नहीं है। जीभ का जो आगे का हिस्सा है वहां पर मीठे स्वाद की पहचान के लिए स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। पहला पार्ट हो गया, वहां मीठे स्वाद के लिए। जो पोस्टीरियर लास्ट पार्ट है वहां बिटर, कड़वे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं होती हैं। और जो दोनों लेटरल साइड हैं वहां पर खट्टे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं या नमकीन स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं होती हैं। यहां तक ठीक। अच्छा, मिर्ची का जो तीखापन है ये किसी भी प्रकार का कोई स्वाद यानी टेस्ट, ऐसी कोई स्वाद कलिका है ही नहीं जो तीखे स्वाद के लिए हो। ये एक प्रकार की जलन है जो मिर्ची खाने के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये इसके लिए कोई स्वाद कलिका वहां पर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमने दूसरी संरचना है जीभ के बारे में डिस्कस की। उसके 2 काम हमने डिस्कस किए।
और सबसे इंपॉर्टेंट, जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ओके, नंबर 3, अगली बात जो हम कर रहे हैं वो करेंगे टिथ की। बकल कैविटी में, ओरल कैविटी के अंदर जो तीसरी महत्वपूर्ण संरचना मौजूद है वो है दांत, टिथ। हालांकि टिथ पे मैं अलग से एक लेक्चर प्रिपेयर करूंगा जिसमें टिथ की स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, उसके टाइप, फंक्शन, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। अभी हम बात तो केवल ह्यूमन की कर रहे हैं, जो डाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो मानव में है। तो अगर आप मानव के टिथ के बारे में बात करते हैं तो देखो, काम तो सिंपल सा है, मैकेनिकल डाइजेशन, भोजन को चीरना, काटना, मिक्स करना, ऐसा काम टिथ का होता है। अब जो टिथ अगर हम देखते हैं तो मानव की बात करें तो मानव के जो टिथ हैं वे डाइफायोडोंट, द्विबारदंती है, यानी उनकी लाइफ में ये दांत 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं वो टेम्परेरी, अस्थाई हैं, जिन्हें मिल्क टिथ के नाम से जाना जाता है। और बाद में लाइफ में जो दूसरी बार दांत आएंगे वो परमानेंट, स्थाई दांत कहलाते हैं। एक हो गया। नंबर 2, तो दांत है वो द्विबारदंती, डाइफायोडोंट है। नंबर 2, ह्यूमन के जो दांत है वो थीकोडोंट है, गर्त दंती हैं, बोन्स के सॉकेट बने हुए हैं, अस्थियों के, उन्हीं सॉकेट में दांत धसे हुए हैं, तो दांत मजबूती से जुड़े रहते हैं। थीकोडोंट, ऐसे दांतों को हम गर्त दंती के नाम से जानते हैं। तीसरा, दांत आकारिकी में कार्य के आधार पे अलग अलग है, तो ऐसी व्यवस्था को हम बहुबारदंती या इन्हें विषम दंती, हेटेरोडोंट कहा जाता है। तो 3 क्वालिटी आई। डाइफायोडोंट, मानव के दांत द्विबारदंती हैं। नंबर 2, ये थीकोडोंट, गर्तदंती हैं। और तीसरी बात, ये हेटेरोडोंट, विषम दंती हैं, आकारिकी में, कार्य में अलग अलग प्रकार के हैं। तो जानकारी के लिए हम याद कर ले, 4 प्रकार के दांत हैं। पहले इनसीजर, कृंतक हैं। दूसरे कैनाइन, रदनक हैं। तीसरे प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। और मोलर, पश्चचवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत हैं। दांत केवल मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, भोजन को चीरना, काटना, पीसना, ये सब काम दांत का होता है। अब हम बात करेंगे सैलाइवरी ग्लैंड की, लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियां आहार नाल से संबंधित ग्रंथि हैं। पाचन की क्रिया में इनका स्त्राव सहायता करता है। लार ग्रंथियों का जो स्त्राव है इसे लार, सलाइवा के नाम से जाना जाता है। तो बात करेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित हैं। एक जोड़ी पैरोटिड है, तो पहली जोड़ी जो है, एक जोड़ी का नाम हो गया वो है पैरोटिड। दूसरी सबलिंगुअल, तो एक जोड़ी सबलिंगुअल है। और तीसरी जो एक जोड़ी है वो है सबमैंडिबुलर। यहां तक याद रहेगा, पैरोटिड एक जोड़ी, सबलिंगुअल एक जोड़ी और सबमैंडिबुलर एक जोड़ी। अच्छा, मानव के अलावा और कई मैमल्स हैं, इनमें एक अतिरिक्त चौथी जोड़ी और मौजूद है लार ग्रंथि की, जिसे इंफ्राऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लार है
ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है। 24 घंटों में सामान्य स्थिति में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रावण किया जाता है। अच्छा, ये जो लार है, इस लार में एक महत्वपूर्ण एंजाइम उपस्थित है और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। इसे टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो लार का ये जो एंजाइम है टाइलिन या एमाइलेज, ये एंजाइम हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। हमारे भोजन में अगर स्टार्च, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है तो एमाइलेज या टाइलिन उस पे काम करता है और उसे माल्टोज, जो एक डाइसैकेराइड है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके, क्लियर। माल्टोज आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लार ने केमिकल डाइजेशन में हेल्प की और इसके लिए उसने एक एंजाइम स्त्रावित किया। तो लार में एक एंजाइम है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, या इसे टाइलिन के नाम से जाना जाता है। यहां तक ठीक। इसके अलावा लार में लाइसोजाइम, ये बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले एंजाइम है, ये प्रेजेंट है। लार का पीएच 6.8, ये हल्की अम्लीय है और इस कारण भी ये भोजन में अगर कोई जीवाणु उपस्थित है तो उसे ये नष्ट करने का काम करती है। इसके अलावा लार मुख गुहा के अंदर नमी बनाए रखती है, भोजन के भौतिक पाचन में भी सहायता करती है। तो लार के कई सारे काम हैं और वो कई सारे काम करती है पाचन से संबंधित। अगली चीज, अब जो लार का स्त्रावण है, कब लार स्त्रावित होगी, कब नहीं होगी, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है, एक प्रकार का प्रतिवर्त है ये। तो लार के स्त्रावण पर किसी हार्मोन का कोई नियंत्रण नहीं है। लार के स्त्रावण पर तंत्रिकीय नियंत्रण है, न्यूरल कंट्रोल है। तो पावेलोव एक वैज्ञानिक था, उसने कुछ प्रयोग कुत्तों पर किए। आपने एक्सपेरिमेंट पहले पढ़े भी होंगे। उसने कुत्तों को ब्रेड दी, फिर घंटी बजा के ब्रेड दी, फिर तीसरी बार अपने प्रयोग में उसने केवल घंटी बजाई, ब्रेड नहीं दी। तो पावेलोव ने अपने इस फेमस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला कि जो लार का स्त्रावण है, सलाइवा का जो सीक्रीशन है, ये एक प्रकार का प्रतिवर्त, रिफ्लेक्स है, जो 2 प्रकार का है, कंडीशनड, अनकंडीशन, प्रतिबंधित प्रतिवर्त, अप्रतिबंधित प्रतिवर्त। यानी भोजन जो जब हमारी टंग, जीभ पर स्पर्श करता है और लार ग्रंथियां लार का स्त्रावण करती है, तो ये एक प्रकार का अप्रतिबंधित प्रतिवर्त है, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है। पावेलोव ने बताया कि जब कुत्ते को ब्रेड दी जाती है तो सलाइवा का सीक्रीशन होता है। ये अनकंडीशन, अप्रतिबंधित प्रतिवर्त है। ये इस प्रकार के प्रतिवर्त है जिन्हें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जन्मजात है। तो भोजन के स्पर्श से लार का स्त्रावण, ये उदाहरण हो गया अप्रतिबंधित प्रतिवर्त का। लेकिन जब घंटी बजाई, ब्रेड नहीं दी, तब भी लार का स्त्रावण हो, यानी भोजन के बारे में सोचकर, सूंघकर जो लार का स्त्रावण होता है, ये प्रतिबंधित प्रतिवर्त, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस हैं। तो दोनों ही स्थितियों में लार के स्त्रावण पर तंत्रिकीय नियंत्रण, न्यूरल कंट्रोल है,
किसी हार्मोन का लार के स्त्रावण पर कोई नियंत्रण मौजूद नहीं होता है। यहां तक ठीक। जो पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपी तंत्रिकाएं हैं, ये लार स्त्रावण पे अपना कार्य करती है, अनुकंपी परानुकंपी तंत्रिकाएं। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारी आहार नाल में एंटेरिक नर्वस सिस्टम है और उसी के दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ये लार स्त्रावण पे पूरा नियंत्रण रखते हैं। तो आज हमने बकल कैविटी, ओरल कैविटी, मुख गुहा में क्या क्या संरचनाएं हैं, वो संरचनाएं क्या काम करती हैं, उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन किया। पैलेटाइन के बारे में, टंग के बारे में, टिथ के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। और मैंने आपको पहले ही ये डिस्कस किया कि जो टिथ की, दांतों की जो स्ट्रक्चर हैं, उनके डेवलपमेंट हैं, उनके प्रकार, उनके कार्य, उस पे हम लोग एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए आप सलाइवरी ग्लैंड के नाम याद करें। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, तीनों के नाम याद हो। एक चौथी जोड़ी है जो मानव में नहीं है, इंफ्रा ऑर्बिटल, वो याद होना चाहिए। जानकारी के लिए हमने टंग के फंक्शन डिस्कस किए, स्वाद कलिकाओं का वितरण पढ़ा और लार ग्रंथियों द्वारा जो लार स्त्रावित होती हैं उसके क्या क्या काम है, लार का पीएच कितना है, लार के स्त्रावण यानी जो तांत्रिकीय नियंत्रण है, न्यूरल कंट्रोल है, वो भी हमने आज डिस्कस किया। तो आई होप डाइजेशन फिजियोलॉजी का ये हमारा आज सेकंड पार्ट था, आपको समझ में आया होगा। कल हम फेरिंक्स, ईसोफेगस और स्टमक, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, इन 3 जो पार्ट हैं नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल के, आहार नाल के, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्पेशली कल हमारा फोकस आमाशय, स्टमक की स्ट्रक्चर पर रहेगा, क्योंकि वो आहार नाल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और वहां किस प्रकार पाचन की क्रिया होती है वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे डिस्कशन रहेगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे, और फिर हम हमारा जो मेन टॉपिक है प्रोटीन के डाइजेशन की फिजियोलॉजी, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की फिजियोलॉजी और फैट के डाइजेशन की फिजियोलॉजी, ये अलग अलग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण पे हमारा डिस्कशन रहेगा। फिर एक लीवर जो एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, उस लीवर की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उस पे एक बड़ा क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी लोग जो सेकेंड ईयर से अब फाइनल में प्रमोट हो चुके हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में बताएं और वीडियो टाइमली आप देखते रहें ताकि आपको स्टडी में हेल्प मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।